मन पर विजय पाने का रास्ता। मानव मन के अलग अलग आयाम, कार्य और रूप हैं। इंसान के मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, जिनमें से बहुत कम ही काम के होते हैं। बाकी बचे बिना काम के विचार मन को अपने जाल में उलझाकर विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं या भटका भी सकते हैं। एक प्रख्यात कवि, दार्शनिक और विद्वान वक्ता थे। एक रात वो एक महल का वर्णन पढ़ रहे थे। महल बहुत आलीशान, भव्य और सुंदर था, जिसमें झरने कल कल के बह रहे थे। इस वर्णन को पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई। उनका चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड तो सो गया, लेकिन अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोया। उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने वही महल देखा जिसका वर्णन वो पढ़ रहे थे। सपने में ही उन्हें उस महल के बारे में एक अद्भुत कविता दिखी। उन्हें जागने पर भी पूरी कविता याद रही। जैसे ही उनकी आंख खुली, वो उस कविता को कागज पर उतारने लगे, लेकिन कुछ पंक्तियां लिखने के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। एक व्यक्ति उनसे मिलने आ गया और 1 घंटे तक उन्हें किसी दूसरे मामले में उलझाए रखा। परिणाम ये हुआ कि सपने में देखी पूरी कविता उनके दिमाग से चली गई। उस कवि ने लाख जतन किए, लेकिन वो कविता उन्हें दोबारा याद नहीं आई। जो कुछ पंक्तियां उन्होंने लिख ली थी वो इतनी अलौकिक थी कि उस कवि को बलपूर्वक उसमें कुछ जोड़ना ठीक नहीं लगा और इस तरह वो कविता अधूरी ही रह गई। विद्वान दार्शनिक का मन शांत होने के बावजूद केवल एक व्यवधान की वजह से वो अपनी अलौकिक कविता पूरी नहीं कर पाए। जैसे दार्शनिक से मिलने आए हुए व्यक्ति ने उन्हें भटकाया, उसी तरह इंसान को भी उसका मन भटका सकता है और मन को एक विचार सता सकता है जो अपने अंदर कितनी सारी शक्तियाँ और राज छिपाए हुए हैं। वो दिशा भटकाकर लाचार जीवन जी सकता है। मन क्या है? मन के विषय में भिन्न भिन्न लोगों से हम बहुत सारी बातें सुनते आए हैं। किसी ने मन को आकाश तत्व का अंश माना है, किसी ने चैतन्य का। मन को एक इंद्रिय भी कहा गया है, परंतु ये इंद्रिय सब इंद्रियों से परे है। सब इंद्रियों पर सत्ता जमा कर उनसे अपना काम करवाना मन का काम है। मन का स्थान, आखिर में ये मन होता कहाँ है? मन एक ऐसा अंग है जिसका अस्तित्व शरीर में दिखाई नहीं देता, परंतु उसका एहसास विचारों के रूप में हमें हमेशा होता रहता है। इसीलिए उसका होना हमें मानना ही पड़ता है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि मन कहाँ है, तो उत्तर होगा किताब पढ़ने में लगा हुआ है, आंखों के माध्यम से पुस्तक पर, क्योंकि आप अभी आंखों से ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच मन मस्तिष्क में चक्कर लगाकर आया, क्योंकि उसने मन कहाँ है इस सवाल के बारे में सोचा, परंतु मस्तिष्क में जाने और वहाँ से लौटकर आने की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि आपको पता ही नहीं चला। मन की गति बहुत तेज है, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आता है। एक पल में वो अमेरिका में होता है तो दूसरे ही पल घुटनों के दर्द में चला जाएगा। हम 200 से 300 शब्द 1 मिनट में समझकर पढ़ सकते हैं, परंतु मन की गति इतनी तीव्र है कि वो 800 शब्द सुन सकते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए बाकी 500 शब्द अनेक तरह के काल्पनिक या भूतकाल की घटनाओं के विचार से लाता है। यही वजह है कि कई लोग मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। क्या विचार और मन दोनों अलग अलग हैं? नहीं, मन का धागा विचार है, इसीलिए मन को विचारों का पुलिंदा या थैला भी कह सकते हैं। असल में अनेक विचार और मैं का विचार ही मन है। विचार नहीं तो मन भी नहीं। जब विचार नहीं होते हैं तब केवल मौन होता है। मौन ही असल आनंद और प्रेम है। इसी मौन को हमें जानना है, मगर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मन केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, या कहें मन कई विचारों का जोड़ है। जहाँ भी आपका ध्यान पहुँचता है वहाँ के बारे में मन के विचार शुरू हो जाते हैं। मानो आप बगीचे का ध्यान कर रहे हैं तो आपका मन वहीं पहुँच जाता है और बगीचे की कल्पना करने लगता है। विचार यदि दुखद हैं तो मन व्याकुल होता है, और विचार यदि सुखद हैं तो मन को खुशी महसूस होती है। रात में जब आपके विचार थम जाते हैं तब नींद आती है। स्वप्न में सूक्ष्म विचार थोड़े वक्त के लिए क्रियाशील हो उठते हैं। इन सारे विचारों को जोड़ने वाला मन ही होता है। जागृत अवस्था में विचार बीच में कहीं से भी कटे हुए नहीं होते हैं। एक विचार समाप्त होता है तो तत्काल दूसरा विचार शुरू होता है, किंतु गहरी नींद में विचारों की श्रृंखला कट जाती है और इंसान निर्विचार अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में भी इंसान कई बार निर्विचार होता है, केवल उससे इस बात का एहसास नहीं होता है, क्योंकि विचारों की गति इतनी तीव्र होती है कि एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। मन के अलग अलग रूप होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई प्रकार के मन होते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ, मन के अनेक नाम और विभाजन होते हैं। चलिए इसको समझते हैं, ताकि मन की शक्तियों का उपयोग सही से किया जाए, न कि मन की गुलामी की जाए। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड,
तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, चौथा सुपर कॉन्शियस माइंड। मन के कार्य करने का तरीका। इतने सारे मन मिलकर काम कैसे करते होंगे? इनके कार्यों का विस्तार बहुत बड़ा है। अंतर्मन, सहज मन, कुल्लू मन और तोलू मन क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। अंतर्मन पूरे मन का 90% हिस्सा है। जैसे बर्फ का 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है, केवल 10% पानी की सतह पर दिखाई देता है, वैसे ही अंतर्मन इंसान के अंदर गुप्त अवस्था में मौजूद होता है। बाहरी मन और अंतर्मन में फर्क वही होता है जो तूफान और हवा में होता है। बाहरी मन का कार्य दिखाई देता है, लेकिन अंतर्मन का कार्य दिखाई नहीं देता है। जब आप कार चलाते हैं तब कार को कहाँ मोड़ना चाहिए और कहाँ रोकना चाहिए, ये सहज मन के विचार है। जब आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तब सहज मन कार्य कर रहा होता है। अब बात करते हैं कुल्लू मन की। कुल्लू मन वो मन है जो आने वाले कल यानी कि भविष्य और बीते हुए कल यानी कि भूत में कल और बड़बड़ करता रहता है। अब आप एक प्रश्न का उत्तर दें। जब आप स्कूल में पढ़ते थे और आपकी रविवार की छुट्टी होती थी, तब आपको ज़्यादा खुशी रविवार को होती थी या शनिवार को? छुट्टी की खुशियाँ में शनिवार को स्कूल से लौटने के बाद ज़्यादा होती थी। ऐसा क्यों? खुशी तो छुट्टी वाले दिन होनी चाहिए थी ना। हाँ, मगर इसका जवाब है आपके मन में चलने वाले विचार। शनिवार को आप सोचते थे कल रविवार है, कल छुट्टी है, बहुत मज़ा आएगा। मगर रविवार को आप सोचते थे कल सोमवार है, कल स्कूल जाना है, फलां होमवर्क करना है, फलां प्रोजेक्ट सबमिट करना है। यही है कुल्लू मन जो कल में जीता है और आज का आनंद बर्बाद कर देता है, वर्तमान में रह ही नहीं पाता है। चलिए अब बात करते हैं तोलू मन की। दूसरों से तुलना करके दुखी होने का काम या अंधी दौड़ में दौड़ना तोलू मन का काम है। तोलू मन घटनाओं को 2 हिस्सों में बांटकर अच्छी बुरी, काली सफ़ेद और अनुमान लगाता है। दरअसल इसी मन से मुक्ति पाना हमारा लक्ष्य है। क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है कि एक चिड़िया ने चील को ऊंची उड़ान भरते देखा और उसने आत्महत्या कर ली? नहीं ना। आपने ऐसा दृश्य भी कभी नहीं देखा होगा कि चील को आसमान की उड़ान भरते देखकर कभी किसी चिड़िया को तनाव आया हो कि वो इतनी ऊंची उड़ान क्यों नहीं भर सकती, या किसी चील ने छोटे चील को अहंकार की वजह से ऊंची उड़ान भरना सिखाने से मना कर दिया हो। आप सोचेंगे ये कैसे बेतुके सवाल हैं, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं सवालों के जवाब में जीवन जीने की कला और असली हंसी का राज छुपा है, जो तुलना के कारण लुप्त हो गया है। साधारणतया जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब वो छिपाकर, घटाकर, बढ़ाकर नकली शान दिखाने के लिए बातें करते हैं। उनकी बातें सुनने वाले उनकी नकली शान को देखकर अपने अंदर तनाव पैदा कर लेते हैं। इस तरह केवल दूसरों के दिखावटी जीवन की वजह से लोग अपने अंदर तुलना के राक्षस को जन्म देते हैं। इंसान को तुलना करने की लत लग जाती है, इसीलिए वो कई नकारात्मक भावनाओं का शिकार हो जाता है। दुखी मन का सबसे मजबूत आधार है तुलना करने की आदत, जो इंसान के मन में इतनी गहराई से चिपक जाती है कि जीवन के अंत तक उसका राक्षस बन जाता है। अधिकतर लोग तुलना से दुखी होकर पृथ्वी पर अपने सबक सीखे बगैर ही शरीर की मृत्यु प्राप्त करते हैं। मन को तुलना की आदत कब से लगती है? जब आप छोटे थे तब आपके अंदर तुलना का राक्षस नहीं था। कई बार जब घरों में दूसरा भाई या बहन पैदा होती है तब बड़े बच्चे की तुलना छोटे बच्चों के साथ बार बार की जाती है। जो बच्चा बेहतर कार्य करता है उसकी तुलना में दूसरे बच्चे को कम आंका जाता है, जिससे बच्चों के अंदर जीवन के प्रति नकारात्मक बीज आ जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर तुलना का शिकार बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा जैसे विचार पनपते हैं और वो आत्मग्लानि यानी कि गिल्ट के शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर वो बच्चे जिन्हें बचपन से ही तारीफ मिलती है वो अहंकार से बढ़ जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो दोनों तरह के बच्चों पर तुलना का अलग अलग लेकिन बुरा असर हुआ है। अगला चैप्टर है मन की गलत सोच, गलत फहमी या मान्यता। एक बार 2 भाई बहन मिलकर किसी काम से एक बार शहर से दूर यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा के दौरान वो एक सराय यानी कि होटल में ठहरे और रात को इस बारे में बातचीत करने लगे कि प्रिंस के साथ क्या किया जाए। बहन ने पूछा प्रिंस को छुरी से मारा जाए या जहर से। भाई ने कहा नहीं, अभी उस काम का सही समय नहीं है, सही मौका पाकर हम ये काम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल प्रिंस को जिंदा रखना जरूरी है। दोनों भाई बहन पूरी गंभीरता से बातचीत कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनकी बातचीत अगले कमरे में ठहरे 2 व्यापारियों ने सुन ली और उन्हें शंका हुई कि ये लोग उस देश के प्रिंस की हत्या की योजना बना रहे हैं। व्यापारियों ने सराय के मालिक को खबर दी, जिसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने उस भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया
और बड़ी मुश्किल से मामला स्पष्ट हुआ कि वो असली प्रिंस के बारे में नहीं बल्कि उपन्यास के किरदार के बारे में बात कर रहे थे। असल में वो दोनों ऑथर, कवि व नाटककार थे। ये प्रसंग बताता है कि जीवन में गलतफहमियां कैसे तैयार होती हैं। कई बार इंसान को पता ही नहीं होता है कि सामने वाला उसकी बात की किस तरह व्याख्या करेगा। वो एक उद्देश्य से बोलता है और सामने वाला दूसरे उद्देश्य का अनुमान लगा लेता है, जिसमें अर्थ का अनर्थ होने की शंका हर समय मौजूद रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप मन गलतफहमी या गलत सोच का शिकार हो जाता है। इस बुक का अगला चैप्टर है झूठ और श्रेय का जंजाल, मन के विकार। चलिए एक कहानी का मजा लेते हैं। काफी कोशिशों के बाद भूरालाल को एक प्रेस रिपोर्टर की नौकरी मिल गई थी। एक दिन वो महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहा था। रास्ते में एक जगह पर उसे काफी भीड़ दिखाई दी तो उसके मन में विचार आया, अरे वाह, लगता है यहाँ पर कोई घटना हुई है। इतने सारे लोग एक ही जगह पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? चलो अच्छा है, उसने सोचा, चलो अब मुझे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। भूरालाल ने उस भीड़ के अंदर जाने का भरपूर प्रयास किया मगर वो अंदर ही नहीं घुस पाया। फिर उसने वहाँ पर खड़े किसी व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, यहाँ इतनी बड़ी भीड़ क्यों है? उस इंसान ने बताया, यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये सुनकर तो भूरालाल अपने पेन और डायरी के साथ भीड़ को चीरकर अंदर जाने की भरसक कोशिश करने लगा। उसने सोचा, आज ऑफिस जाकर सबसे पहले इसी न्यूज़ की रिपोर्टिंग करूँगा, मगर भीड़ के कारण अंदर जाना उसके लिए मुश्किल था। फिर वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरा भाई मुझसे छीन लिया, हटो दूर जाओ, मुझे मेरे भाई को देखने दो। भूरालाल की आवाज़ सुनकर सभी लोग दूर हट गए और भूरालाल अंदर आया। जैसे ही उसने वहां पर पड़े मृतदेह को देखा वैसे ही शर्म के मारे अपना मुंह छिपाने लगा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि वहां पर पड़ा हुआ मृतदेह किसी गधे का था। कई बार इंसान कपट करके लोगों का विश्वास खो देता है। झूठ बोलकर कुछ समय के लिए उससे लोगों का सहयोग तो मिल जाता है, मगर सच्चाई सामने आते ही उसकी बेइज्जती हो जाती है। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। इसीलिए छोटे फायदे के लिए झूठ बोलने या कपट करने की आदत को छोड़ दें, वरना इंसान के ऐसे अनेक गलत कर्म जमा होकर एक दिन उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमेशा सजग रहें ताकि कोई आपसे या आप किसी से झूठ छल कपट न कर सके। यदि ऐसा होता भी है तो स्वयं से पूछें, वाकई झूठ बोलने की ज़रूरत है या नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर वो झूठ बोलकर सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे इस बात की शाबाशी मिलनी चाहिए। कई बार इंसान यही सोचता है कि इतना सा कपट करने से कौन सा नुकसान होगा, ये बात तो किसी को पता नहीं चलेगी, मगर वो ये भूल जाता है कि कुदरत की व्यवस्था बहुत अनोखी होती है। जिस चीज़ के लिए हम निमित्त बनते हैं वो हमारे जीवन में कई गुना बढ़कर आती है, फिर वो ईमानदारी हो या कपट, सच हो या झूठ। इसीलिए किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर या छिपा घटाकर बोलने की मन की आदत को तोड़कर मन का विज्ञान सीखने की कोशिश करें। नकारात्मक आदतें छोड़ने का भेद। एक अमीर इंसान ने अपने युवा बेटे की बुरी आदतों को छुटकारा पाने की जिम्मेदारी एक बुजुर्ग विद्वान को सौंपी। विद्वान उस युवक को लेकर बगीचे में टहलने गए। टहलते हुए उन्होंने युवक को एक छोटा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। युवक ने सहजता से पौधा उखाड़ा। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद विद्वान ने युवा को पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। युवा ने वो भी उखाड़ दिया। कुछ समय बाद विद्वान ने युवक से अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी युवा अमरूद का पेड़ नहीं उखाड़ पाया। उसने विद्वान से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। तब विद्वान ने उसे समझाया, इंसान की बुरी आदतों के साथ भी यही होता है। जब आदतें पुरानी हो जाती हैं तब उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुरुआत में बुरी आदतों को निकाल फेंकना बेहतर होता है। कहने का मतलब है पुरानी आदतें छोड़ना इंसान को बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए ऐसी कहावतें भी बनती है, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। जैसे लोगों को सिगरेट या शराब पीने की आदत छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। शराब न मिलने से दिन खराब होगा, मन बेचैन रहेगा, चिड़चिड़ापन होगा आदि गलत आवाज़ों की वजह से कई सारे लोग शराब पीकर ही दिन के कार्यों की शुरुआत करते हैं। अधिकतर लोगों में शराब पीने की आदत इतनी गहराई में पहुंच चुकी होती है कि अगर शराब नहीं मिला तो उनके मन में अजीब सी हलचल होने लगती है। कई महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें पीठ पीछे बुराई करने की आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। इस आदत के शिकार हुई महिलाओं के जीवन पर इसका असर इतनी गहराई में होता है कि बातचीत के अलावा बाकी समय में वो नकारात्मक सोच में ही डूबी रहती है। अगर कुछ समय तक कोई खबर किसी को नहीं बताए तो वो बेचैन होने लगती हैं। ऐसी किसी भी आदत की वजह से यदि इंसान का मन बेचैन होता है तो ये डरावना संकेत है, जिन पर समय रहते कार्य करके उनसे छुटकारा पाना अति आवश्यक है। इसके लिए डरावने संकेतों को सबसे पहले प्रकाश में लाएं, उसके बाद अपने मन को बताएं कि बिना नकारात्मक आदतों के स्वास्थ्य, सामान्य और शक्तिशाली जीवन जीना संभव है।
नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए जीवन में अलग अलग प्रयोग करें। उन प्रयोगों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके साथ एक बात हमेशा याद रखें, इंसान का जीवन बेहतर हो इसीलिए आदतें होती हैं, आदतों की गुलामी करने के लिए नहीं। नकारात्मक आदतें, मन की प्रोग्रामिंग। मन की नकारात्मक आदतें किस तरह कार्य करती हैं? नकारात्मक आदतें इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती हैं, जिस कारण उनसे होने वाला नुकसान दिखाई देना बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप इंसानी दिमाग में आदतों का असर पक्का हो जाता है और दिमाग में ट्रिगर पॉइंट विकसित हो जाता है। इंसान को अपने दिमाग से ये ट्रिगर पॉइंट किस तरह मिटाना है, ये जानकारी नहीं होती है। साथ ही दिमाग में जमी हुई आदतों से निजात पाना समय के साथ मुश्किल भी हो जाता है। जैसे शराब पीने की आदत दिमाग में पक्की हो गई तो उसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान शराब जैसी बुरी आदत को छोड़ना भी चाहे तो ट्रिगर पॉइंट उसे छोड़ने नहीं देता है। मौका मिलते ही उसे इंसान का शराब पीने का मन करता ही है। इसके अलावा भी कई ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान चाहकर भी छोड़ नहीं पाता है। उनकी कल्पना मात्र से ही वो ललचा उठता है। जैसे अचार का नाम सुनकर भी इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। कई महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। वो ज्यादा शॉपिंग या पीठ पीछे बुराई करने जैसी कई गलत आदतों को चाहकर भी नहीं छोड़ पाती है। उनके दिमाग में बसे ट्रिगर पॉइंट उन्हें ऐसा नहीं करने देते हैं, इसीलिए वो सालों तक गलत आदतों में उलझी रहती हैं। जैसे किसी मेंढक को गर्म पानी के बर्तन में डालें तो वो उछलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसी मेंढक को यदि ठंडे पानी में डाल दिया जाए और पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो मेंढक उस पानी में रहने के आदी हो जाता है। हालांकि इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यही बात इंसान की आदतों के साथ भी लागू होती है। आदतों की वजह से इंसान कमजोर हो पड़े, मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचे, इससे पहले उन्हें बदल देना बेहतर होगा। आश्चर्य की बात यह है कि स्वास्थ्य बढ़ाने वाली आदतों के साथ इंसान का कोई चिपकाव नहीं होता है। करेला का जूस पीने के लिए या उबली हुई सब्जी खाने के लिए इंसान का मन कभी नहीं ललचाता है। केवल चटपटा, मसालेदार और तला भुना खाना खाने के लिए मन उत्सुक रहता है। इसका अर्थ अच्छी चीजें, लोग या आदतें मन पर हावी नहीं होती हैं। इसीलिए सकारात्मक आदतें बढ़ाने के लिए ज्यादा उत्सुक रहें। जरा सोचिए क्या होगा यदि हम अचानक अपनी स्मृति खो बैठें। जरा सोचिए और 2 मिनट के लिए इसके बारे में सोचिए। द्वितीय विश्व युद्ध में कई सिपाही बमों के धमाकों से अपनी स्मृति खो बैठे थे। जो लोग डूबने ही वाले थे और बचा लिए गए थे, उन्होंने बताया कि 1 सेकंड में उनका संपूर्ण जीवन पूर्ण विस्तार के साथ उनके मस्तिष्क में उमड़ पड़ा था। ये बतलाता है कि कैसे स्मृति अनुभवों को भली भांति संग्रहित करती है। हमारा मस्तिष्क एक ऐसा विशाल पुस्तकालय जैसा है जिसमें लाखों पुस्तकें हैं, परंतु कोई पुस्तक सूची नहीं है। पुस्तकों का कोई भी सुव्यवस्थित क्रम नहीं है। यदि एक ऐसे पुस्तकालय से आपको अपनी पसंद की एक किताब को ढूंढना हो तो कौन सा तरीका संभव होगा? हाँ, पुस्तक सूची रहित पुस्तकालय से एक पुस्तक को ढूंढने का एक तरीका ये है कि एक एक करके सभी पुस्तकों को देखा जाए, ये जानने के लिए कि मेरी पसंद की किताब वहाँ है भी या नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसे तरीके से आप उस पुस्तक को शायद ढूंढ निकालें या फिर ना निकाल पाएं। यदि आप उससे ढूंढ निकालने में असफल हो जाते हैं तो आप यही कहेंगे कि वो पुस्तक इस पुस्तकालय में है ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप उस पुस्तक को ढूंढ निकालने में असफल रहे हैं। ऐसी ही बात हमारे मस्तिष्क के मामले में भी है। ये प्रत्येक वस्तु जिससे हमने देखा, सुना या अनुभव किया है, हमारे मस्तिष्क के किसी न किसी भाग में अस्थायी रूप से सुरक्षित रहती है। लेकिन कभी कभी हम उन सामग्री या विचार को ढूंढ निकालने में असमर्थ रहते हैं या वो कहाँ स्थित हैं ये नहीं बता पाते हैं। तब हम ये कहते हैं कि हम भूल गए हैं। उदाहरण के लिए, आज आपका परिचय किसी गौरव से कराया गया। कुछ समय बाद आप उसे पुनः किसी बाजार या पार्क में मिलते हैं। तब ये संभव है कि आप उसके नाम को याद न रख पाएं या आप कहें, मुझे खेद है कि मैं आपको जानता हूँ पर आपका नाम भूल गया हूँ। उस समय यदि वो व्यक्ति आपको 4 विकल्प देता है कि उसका नाम रवि, मोहन या गौरव या कृष्ण में से कोई एक है, तो आप तुरंत उसका नाम याद कर लेंगे और कहेंगे, हाँ तुम्हारा नाम गौरव है। इससे प्रतीत होता है कि आप उसका नाम भूले नहीं हैं। केवल समस्या ये थी कि आप अपने स्मृति में उसका नाम ढूंढ नहीं पाए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कोई मानसिक सूची नहीं रखते। जब कभी हमें कोई चीज़ याद करनी होती है तो हम अपने मस्तिष्क रूपी पुस्तकालय में उसे इधर उधर ढूंढना आरंभ कर देते हैं और जिस क्षण हम उसे ढूंढ निकालने में असफल हो जाते हैं तभी हम ये मान बैठते हैं कि हम उस विशेष चीज़ को भूल गए हैं। चलिए जानते हैं कि इस पुस्तक से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये पुस्तक सीखने में सहायक है।
यह आपको स्मृति के ऐसे सरल तरीके से परिचित कराएगी जो वस्तुओं को अधिक तेजी से याद करने और अधिक लंबे समय तक याद रखने में उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे जैसे हम आयु में बढ़ते जाते हैं, क्या हमें अपनी कुशलता में कमी हो जाने को स्वीकार करना चाहिए? ये प्रश्न अक्सर वो लोग पूछते हैं जो 50वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। युवा व्यक्ति अपने मस्तिष्क के कोषों के विकास के लिए जरा भी चिंतित नहीं रहता है। वो इस तथ्य को महसूस ही नहीं करता है कि उनकी स्वयं की स्मृति सदैव आज जैसी नहीं रहेगी। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मस्तिष्क के ये कोष कमज़ोर होते जाते हैं और एक ऐसा भी समय आता है जब सीखने की प्रक्रिया की तुलना में भूलने की प्रक्रिया अधिक तेजी से कार्य करने लगती है। जीवन काल के अंत में एक ऐसा अनचाहा परिवर्तन अवश्य आता है। एक पवित्र मन कूड़े का डिब्बा कैसे बना? हवन करवाने के उद्देश्य से माणिक ने घर में सारी सामग्री लाई। सामग्री के साथ उसने हवन कुंड बनवाने के लिए एक पत्रे का डब्बा लाया और उसे घर के आंगन में रख दिया। उसके बाद वो किसी काम से बाहर चला गया। कुछ समय बाद आंगन के ऊपर से एक कौवा गुजरा जिसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। गलती से कौवे के मुंह से वो मांस का टुकड़ा हवन कुंड के डिब्बे के किनारे पर आकर गिरा। थोड़ी देर बाद वहां से गुजरने वाले एक इंसान ने हवन कुंड के लिए लाए गए डिब्बे को कचड़े का डिब्बा समझकर उसमें खराब न्यूज़पेपर डाल दिया। उसके बाद वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने उस डिब्बे में अलग अलग तरह का कचरा डाल दिया और हद तो तब हो गई जब माणिक ने भी आकर खाना खाने के बाद हाथ पोंछा और टिश्यू पेपर उसी डिब्बे में डाल दिया। वो डिब्बा कचड़े से इतना भर गया था कि माणिक को भी वो कचड़े का डिब्बा ही लगा। माणिक खुद ही उस डिब्बे का उद्देश्य भूल गया था। कहीं आप भी पृथ्वी पर आने का उद्देश्य भूलकर कचड़े में तो नहीं उलझ गए? क्या आप भी बेहोश में मन रूपी हवन कुंड को कचड़े का डिब्बा समझकर उसमें नफरत, द्वेष, कपट, तुलना, झूठ, लालच, क्रोध, अहंकार जैसा कचड़ा तो नहीं डाल रहे हैं? क्या आपको कभी ये ख्याल आता है कि आपका मन वो हवन कुंड है जिसे साफ, नया, ताज़ा और आनंदित रखकर आप भी बुद्ध बन सकते हैं? क्या आपको कभी ये पहचान हुई है कि आपका मन जीवन का सबसे बड़ा मौका है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपका मन पूरी तरह से समर्पित हो गया हो? क्या आपको कभी मन में बुद्ध बनने का विचार आया है? देखिए, मन का विज्ञान जानकर सताने वाले तोलो मन से मुक्ति पाकर शुद्ध और बुद्ध बनने के लिए आप पृथ्वी पर आए हैं। मगर ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देखें तो ज़्यादातर नकारात्मक भावनाओं का कचरा ही मिलता है। मन से कचरा हटाकर उसे शुद्ध, पवित्र और आनंदित बनाने के बारे में कोई नहीं सोचता है। आधुनिक जगत में इंसान मन को छोड़कर हर बात को बेहतर बनाने की खोज में लगा हुआ है। उसे एहसास ही नहीं होता है कि मन रूपी मौके की पहचान होने के बाद निरंतर आनंदित जीवन की शुरुआत हो सकती है। लोग पैसे, रिश्ते, नाते और शोहरत पाने के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं और अंत में मन दुखी होने की वजह से पछताते रहते हैं। उन्हें लगता है पहले कुछ पैसे कमाए जाए या घर बनाया जाए और मन पर कार्य करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। मन पर तुरंत कार्य करने की इतनी भी क्या जल्दी मची है? देखा जाए तो अशांत तथा नकारात्मक मन से किए गए कर्मों से इंसान का जीवन आनंदित होने के बजाय जंजाल बन जाता है। मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। हर इंसान जीवन में ये बात महसूस करता है, मगर मन रूपी मौके को पहचान ही नहीं पाता है और धोखा खा जाता है, जिस कारण कई बार रिश्ते नाते बिगड़ जाते हैं, पैसों की कमी महसूस होने लगती है और दिनों दिन इंसान की समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। मन रूपी मौके की पहचान होने के बाद ये संभव है कि आपका मन आपकी हर बात मानेगा। वो हमेशा आनंदित, सकारात्मक और उत्साही रहेगा, मगर उसके लिए आपको अपने मन को सही दिशा तथा प्रशिक्षण देना होगा। केवल प्रशिक्षण के साथ ही मन निर्मल, प्रेममयी और आज्ञाकारी बन सकता है। साथ ही मन को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इस बात का एहसास होना भी जरूरी है। तब आप मन के बुद्ध बन पाएंगे। मन का बुद्ध बनना अर्थात मन को ऐसा प्रशिक्षण देना जिससे मन हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रह पाए। समस्याएं, बीमारियां और कोई भी घटना होने के बावजूद जब मन आनंदित और सकारात्मक रह पाता है, तब होती है मन के बुद्ध बनने की यात्रा शुरू। ये यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होती। जीवन की गाड़ी चलाने का लर्निंग लाइसेंस अर्थात बेहतरीन जीवन जीने का राजमार्ग। बाहरी जगत में सामान्यतः लोग दो तरीके से मन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, पहला घटनाओं से और दूसरा मनन के जरिए। ज़्यादातर लोग जीवन में घटनाएं होने के बाद सीखते हैं, किंतु मनन द्वारा क्रियाओं में परिवर्तन करके मन को बुद्ध बनाने का सबसे उत्तम तरीका है। कौन से विषयों पर मनन करना चाहिए और मनन द्वारा मन को दिशा देकर कैसे बुद्ध बनाएं, ये राज इस पुस्तक में खुलेगा। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इंसान के जीवन में
मन से परे जानने के लिए कुछ ऐसा है जिससे जानने के बाद मन नमन होकर अनेक आश्चर्य प्रकट होते हैं। मन उच्चतम मौका तभी बनता है जब वो पूर्ण रूप से समर्पित होता है। देखिए, मन रूपी मौके की पहचान पाकर उसे शांत, उत्साही और बेहतरीन बनाकर आप मन के बुद्ध बन सकते हैं। जीवन का ये सबसे बड़ा मौका आपको प्राप्त हो सकता है।